हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी. दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा एंड फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे. सो एवरी एंड ऑफ एवरी मंथ, ऐसा मेरा प्लान है, ऐसा मेरा थॉट है. भगवान जाने इसमें मैं कितना सक्सेसफुल होऊंगा, लेकिन मेरा प्लान ये है कि आप लोग जो भी पढ़ते हो और जो भी मैं आप लोग प्लस क्लासेस में पढ़ाता हूँ, उसका मैं एक कंप्लीट एज अ होल, उसका पूरा का पूरा जितने भी एमसीक्यूज मुझे लगता है कि शुड बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ ओनली रिविजन, वो मैं आप लोगों के लिए इस यूट्यूब पर लाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग वो करो जो मैं चाहता हूँ ना. मैं क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि डोंट जस्ट ट्राई टू मेमोराइज एवरीथिंग. सिर्फ पढ़ते रहना, मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैंने ये नोट्स बना लिए, मैंने वो बुक पढ़ ली, मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़ लिए, मैंने करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ ली, मैंने दुनिया भर के पीडीएफ्स देख लिए. क्या फ़ायदा जब तक तुम उनको टेस्ट नहीं करते? तो ऐसा अन अकेडमी ने भी बहुत सारे आपके लिए ऑप्शंस लाए. वी अरेंज फॉर यू अन अकेडमी कॉम्बैट सेशंस, और उसी तरह से बट एट अ वेरी रिलेटिवली इजी स्केल, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं द प्लस क्लास रिविजन सेशंस. एंड दीज प्लस क्लास रिविजन सेशंस आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड कि वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड विद रिगार्ड्स टू योर प्रिपरेशन. सो बड़ा मजा आएगा, और एक छोटा सा सेशन करते हैं एंड एंजॉय दिस सेशन. लेट्स सी दिस. सो आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा. अन अकेडमी की दुनिया में मुझे मेरे कोड सेट लाइव SIDLIV के नाम से जाना जाता है. ये कोड आपने यूज करना है. कब यूज करना है? जब आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करिए या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए. प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस पार्ट. You will get an immediate huge discount and I'll be very very happy to welcome you on Team Set Live. सो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, और इस टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कीजिए इफ़ यू वांट टू रिसीव अपडेटेड नॉलेज ऑफ पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन. और मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन आती है विद रिगार्ड्स टू पॉलिटी में, या कोई पार्लियामेंट के नया लॉ आया, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई इवेंट हुआ विच आई थिंक इज़ रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम, आई विल बी शेयरिंग इट ऑन द टेलीग्राम चैनल. तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और अगर आपके पास इस टाइम पर कैमरा अवेलेबल है, इस कोड को आप स्कैन कर लीजिए तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे. आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी to interact. So we are on An Academy, the largest online learning platform in India, and I'm sure with the coming time we will become the largest online learning platform in the world with the best educators from all over India on one platform. और यहाँ पर सिर्फ पॉलिटी की बात नहीं हो रही, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, फॉर दैट मैटर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, प्रीलिम से लेकर मेंस तक, मेन से लेकर ऑप्शनल तक. इनफैक्ट टिल इंटरव्यू अन अकेडमी आपका साथ देगा. आपको सिर्फ कोड यूज करना है सेट लाइव, SIDLIV. अगर तुम इस टेबल को देखोगे तो तुम्हें एक अजीब अजीब सी लेकिन बहुत ही खुशनुमा फीलिंग आएगी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सही मायनों में हेल्प करना चाहती है टू द लर्नर्स टू गेट द बेस्ट प्रिपरेशन इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम और विद द लीस्ट पॉसिबल रिसोर्सेस. सो एक बार इस ग्राफ को देखिए, 12 मंथ हो, चाहे 18 मंथ हो, चाहे 24 मंथ हो, चाहे 36 मंथ हो, इस टेबल को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि 13,772 से लेकर 35,126 आप सेव कर सकते हो ऑन एन ऑलरेडी वेरी रीजनेबल सब्सक्रिप्शन प्राइसेस. ऑल यू हैव टू यूज एंड रिमेंबर इज 27 जून से लेकर 30 जून तक आपने इन सब्सक्रिप्शंस को ले लेना है यूजिंग द कोड सेट लाइव, और आप 20% सेव कर लोगे. सो मैं हमेशा बोलता हूँ UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जर्नी में फाइनेंशियल रियलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी है, और इस रियलिटी से बचने के लिए और इस रियलिटी को एड्रेस करने के लिए अन अकेडमी आपका हमेशा साथ देगा. सो UPSC टेस्ट सीरीज, CSE टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज 15 क्वेश्चंस की है, और ऑप्शनल टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल. प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, यूज द कोड सेट लाइव. ये है मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम. इस वाले कोड को आप स्कैन कर लीजिए, जहाँ एनरोल नाउ का ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए एंड प्रोवाइड योर डिटेल्स एंड यू आर डन. सो दिस इज द वे. मैं क्यों अन अकेडमी की बात कर रहा हूँ? बिकॉज यू वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर कोर्स है, जितने मर्जी नंबर ऑफ व्यूज आप देख सकते हो, डाउट सेशंस होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, एंड टू एंड प्रिपरेशन होगा, लाइव मेंटरशिप मिलेगा, डेली आंसर राइटिंग प्लानिंग होगा, और हमने 170 से ज़्यादा एजुकेट टॉपर्स ले आए हैं इन 2020 और 178 से ज़्यादा इन 2021. व्हाट मोर डू यू वांट? अगर आपके पास प्रॉब्लम है विद रिगार्ड्स टू मनी, डोंट वरी. अन अकेडमी आपको ऑफर करेगा 0% EMI पर
लोन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. ऑल यू हैव टू रिमेंबर द कोड सेड लाइव. मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन. यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स माई फ्रेंड्स. टेक अ वाइज डिसीजन नाउ. आज का वीडियो क्वेश्चंस आएंगे. ओके, इजी आएंगे. यस, क्वेश्चंस आएंगे लेकिन इजी आएंगे. इजी आएंगे इन द सेंस कि आपको ये रिवीजन का पर्पस है. मैं यहाँ पे किसी तरह का चैलेंज नहीं कर रहा हूँ. सिर्फ चैलेंज इस बात का है कि क्या जब मैंने आपको प्लस क्लास में पढ़ाया था और हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, जो लोगों ने मेरी प्लस क्लासेस अटेंड किए, मेरे को थोड़ा सा अलाउ कर दो. क्या अलाउ करना है? अलाउ कर दो प्लीज़ प्लीज़. थोड़ी देर मेरे को अलाउ करने दो यार. रुक जाओ यार, मुझे अपनी तारीफ करने दो. मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए अबाउट 3 टाइम्स द टाइम दिया है देन जनरली जो दिया जाता है टू प्रिपेयर फॉर पॉलिटी. और मैंने क्या नहीं पढ़ाया, एवरीथिंग एवरीथिंग इज व्हाट आई हैव टॉट. आई वांट टू गिव यू अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम, और उसके लिए आई हैव गॉन द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प यू आउट. तो थोड़ी देर मैंने तारीफ कर दी, अब तुम्हारी बारी. अब तुमने कितना पढ़ा, उसको कितना तुमने रिवाइज किया, ये तुम्हारे पास है टेस्ट. चेक योरसेल्फ and make sure that you give yourself an honest and very very rational feedback on the basis of the result of today's session. क्वेश्चन इजी है, तो मैं जैसे ही क्वेश्चन बोलूँगा उसके बाद मैं तुम्हें 60 सेकेंड दूंगा. मेरी उम्मीद ऐसी है, वैसे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये लाइव सेशन नहीं हो रहा है. तो तुम इसको जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें फटाफट अपने आंसर्स डालते जाओ. आई विल बी हैप्पी इफ़ यू शेयर योर आंसर्स ऑन द कमेंट्स बॉक्स. और अगर नहीं करना है कोई बात नहीं, अपनी नोटबुक में ज़रूर आंसर देना एंड अपने आप को ऑनेस्टली टेस्ट करो. पहला क्वेश्चन आता हुआ तुम्हारी तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से पढ़ो, कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन फ्रीडम ऑफ असेंबली as per the Constitution of India? Right to take out marches without arms, right to take out peaceful rallies, right to take out processions of religious nature, right to do industrial strike. मैं ज़्यादा समझाने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है. 60 सेकेंड्स है तुम्हारे पास और मैं 1 सेकेंड भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा. ओके, द टाइम स्टार्ट्स नाउ. Which of the following cannot be included in freedom of assembly? Cannot है. ओके, ध्यान से. मैं ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला, बड़े ध्यान से फटाफट आंसर दो. या तो कमेंट बॉक्स में दे दो मुझे तो भी चलेगा, या नोटबुक में दो तो भी चलेगा. मेक श्योर दैट यू आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन फ्रीडम ऑफ असेंबली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो बताने वाली बात यह है कि अब बच गए हैं अबाउट 20 सेकेंड्स. हरी अप. कोई भी ऐसा ना हो जो पार्टिसिपेट ना करे. ओके, दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू टेस्ट योरसेल्फ एंड यू विल रियली रियलाइज कि वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड इन दिस एग्जाम. ओके एंड योर टाइम इज अप एंड योर आंसर इज, पहले सब लोग चेक करेंगे. आंसर इज चॉइस नंबर डी, राइट टू डू इंडस्ट्रियल स्ट्राइक. तो सबसे पहले मार्क्स शेयर करो. ओके, सब लोग अपने मार्क्स शेयर करो. एक क्वेश्चन हुआ है, मार्क्स कितने हैं, मार्क्स जरूर बताओ. ओके, ताकि तुम्हें आंसरेबिलिटी रहे. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन फ्रीडम ऑफ असेंबली? तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ. तो दोज ऑफ यू जो लोग मेरी क्लास में है या नहीं है, तुम्हें एटलीस्ट सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए. तो ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बोला है, कैन नॉट इन द फ्रीडम ऑफ असेंबली. फ्रीडम ऑफ असेंबली है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी. सो 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में फ्रीडम ऑफ असेंबली है. इसमें लिखा है दैट ऑल सिटीजंस हैव द फ्रीडम टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स. तो मार्चेस निकाल सकते हो, यस. रैलीज निकाल सकते हो, यस. प्रोसेशन निकाल सकते हो, यस. लेकिन रुको, कहानी कुछ और है. विदाउट आर्म्स, ओके. पीसफुल, ओके. कोई पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ ना लगाया जाए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे रैली हो, चाहे धरना हो. एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल बट विद इन द रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन. और उसको बड़ा क्लियरली मेंशन किया है, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस और अदर पब्लिक ऑर्डर, एंड इट कैन नॉट बी अगेंस्ट द सिक्योरिटी. सो
right to take out general interest of public and public order is the reasonable grounds of restriction, ये मंजूर है। अब मज़ेदार बात है ये क्वेश्चन, तो राइट टू डू इंडस्ट्रियल स्ट्राइक जो होता है वो तो जी राइट टू डू इंडस्ट्रियल स्ट्राइक तो फंडामेंटल राइट ही नहीं है। सो यहाँ पर बड़े ध्यान से लिखा हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज वेरी वेरी इजीली एंड वेरी वेरी vehemently, clearly, absolutely clarified कि right to do industrial strike is not considered as a fundamental right. At maximum वो Industrial Disputes Act में एक statutory right है। And having said so, आंसर तुम्हारा क्लियर हो गया। सो इतना भी समझ में आ गया होगा, तो फटाफट अपने आपको मार्क्स दिया। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following is not the right of an arrested person? अब देखो यहाँ पर क्लियरली देखो, ये क्वेश्चन जैसे बोला जाता है वेरी वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन नहीं है। ये क्यों मैंने वेल फ्रेम्ड नहीं किया है, इसको मैं लाइटली लेना चाहता हूँ, बिकॉज अगर आपने प्लस क्लासेस का रिवीजन किया हुआ है तो आपको क्विकली याद आ जाएगा। हम यहाँ पे जब बात करें तो हम लोग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ओके, तो हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे 20, 21, 22 प्रोटेक्शन वाले। तो यहाँ पर मैं जैसे बोलते हैं ना, मैं इशारे में तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो डोंट गेट टू सेंसिटिव अबाउट कि ये एग्जैक्टली सिविल सर्विसेज में इस तरह से आएगा, ऐसा नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, तो तुम्हारा रिविजन सारा हो जाएगा। विच राइट टू हैव अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, राइट टू बेल इन ऑल केसेस, राइट टू रिमेन साइलेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता हुआ है और तुम्हारे पास है 60 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, 60 सेकेंड्स to answer your question. Which of the following is not the right of an arrested person? Right to have a legal representative, और अब बचे हैं तुम्हारे पास 30 seconds. Okay, ज़्यादा टाइम मैं देने वाला नहीं हूँ, फटाफट आंसर दो इन द नोटबुक, फटाफट आंसर दो इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज व्हाट आई वांट यू टू आंसर। ओके, which of the following is not the right of an arrested person? And let's understand this part. Okay, and your time is up। और अरे गलती तो नहीं होगी तुमसे? हाँ, आंसर इज सी। ये क्या बात हुई? ये राइट नहीं है, राइट नहीं है मेरे बच्चे, बिकॉज राइट टू बेल है, जमानत हो सकता है, बट ओनली इन बेलेबल केसेस। तो पहले आंसर, पहले एक्सप्लेनेशन बाद में, पहले मार्क्स दो। सी आंसर है हमारा, यस। अपने आप को करेक्ट मार्क्स दो, +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, 0 इफ यू हैव लेफ्ट इट अनअटेम्प्टेड। ये क्या बात हुई? कौन अनअटेम्प्टेड छोड़ेगा? और मुझे मार्क्स दिखाओ फटाफट, 2 में से तुम्हारे मार्क्स हुए कितने, फिर मैं तुमको बताता हूँ कि ये राइट टू बेल है। तो दो तरह के अपराध होते हैं, एक होता है जमानती अपराध, एक होता है गैर जमानती अपराध। एक होता है बेलेबल ऑफेंस, द अदर वंस आर कॉल्ड एज नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। I did not say not bailable, I said non-bailable offenses. So when I say right to bail, then you have a right to bail, right to bail, right to bail, but in bailable offenses. जो जमानती अपराध है उसमें आपको जमानत मिलना आपका अधिकार है। जो आपका जमानती अपराध नहीं है, गैर जमानती अपराध है, उसमें आपका राइट नहीं है। वो मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन एट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। सो आपको कोर्ट को, ये आई होप जो लोग प्लस क्लासेस में अटेंड किया, हमने इसको 1, 1.5, 2 घंटा समझा। बिकॉज मैंने क्यों समझाया क्रिमिनल लॉ इतना डिटेल में, क्योंकि आजकल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने लग गए हैं। सो डोंट माइंड। और ये क्या है? राइट टू हैव अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो आजकल तुम एक बड़ा कॉमनली तुम नोटिस करते हो कि क्रिमिनल लॉ पे बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो तुम कई बार सुनोगे कि जब तक एक लॉयर रिप्रेजेंट नहीं करता, जब तक ऑडी ऑल्टरम पार्टम की थ्योरीज पूरी नहीं होती, मैक्सिम्स नहीं पूरे होते, तब तक जो क्रिमिनल ट्रायल है उसको प्रोसीड नहीं करने दिया जाता। ये क्या है? राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो सेक्शन 50 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अरेस्ट बोलता है दैट इफ यू आर अरेस्टेड देन द पुलिस या जो भी अरेस्टिंग ऑफिसर है, ही शुड टेल यू द फुल ग्राउंड्स, फुल डिटेल्स ऑफ द ग्राउंड्स ऑन विच यू आर अरेस्टेड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये राइट टू रिमेन साइलेंट, ये एक्चुअली राइट टू रिमेन साइलेंट ऐसे होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में राइट टू रिमेन साइलेंट एक्चुअली राइट टू रिमेन साइलेंट नहीं होता, वो होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन।
तो ये हमारा आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में है। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। उसी को प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहते हैं। और वही चीज़ राइट टू रिमेन साइलेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में तो एक मिरांडा वर्सेस एरिज़ोना केस है। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, तो जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे तरह से याद आ रहा होगा, और वो बार बार से चिल्ला चिल्ला के हाँ 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 हमको आता है ऐसे बोल रहे होंगे। सो आई एम श्योर एक बार प्लस वीडियोस देख लो, तुम्हें ये याद हो जाएगा। तो आंसर था सी, जरा मार्क्स बताते जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कमिंग योर वे। Which of the following is not a अरे यार constitutional safeguard of Article 22 of the Indian Constitution? Right to have a legal representative, right to know the grounds of arrest, right to bail in all cases, right to be produced before the nearest magistrate within 24 hours of arrest. तुम्हारे पास है 60 सेकेंड, दिमाग लगाओ, आंसर दो। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं वैसे ना, फिर भी दिमाग लगाओ और आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, 15 सेकेंड भी जा चुके हैं, गो फॉर इट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड? अब बचे हैं 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, फटाफट आंसर दो, फटाफट। ओके, नोटबुक में भी आंसर दे सकते हो, कमेंट्स में भी आंसर दो, लेकिन मेक श्योर दैट यू पार्टिसिपेट। फुल फ्लेजेड पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पूरा ऊर्जा के साथ। लेट्स डू इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एंड लेट्स डू इट। ओके, एंड टाइम इज अप। अरे ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया? मैं यही तुमको बताना चाहता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन आएगा जो तुम्हें लगेगा कि हे भगवान ये क्या क्वेश्चन आ गया। ये दोनों में फर्क क्या है? एक में तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज किया गया, देखो तुम नोटिस कर रहे हो, यहाँ लिखा है नॉट द राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, यहाँ लिखा है नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन से मैं क्या साबित करना चाह रहा हूँ? मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि जो लर्नर्स होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे ऐसा हैवी वेट क्वेश्चन दिखने लगता है। तुम नोटिस करो क्वेश्चन हैवी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ऑफ आर्टिकल 22। तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तुम्हें आर्टिकल्स का नंबर ना भी याद रहे, तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जो पहले वहाँ ठीक था वो यहाँ पे अभी भी ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो यहाँ पे गलत है वो वहाँ पे भी गलत है। सो राइट टू बेल इन ऑल केसेस वहाँ भी गलत है और यहाँ भी गलत है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो आर्टिकल 22 में लिखा है कि 21 में लिखा है कि 20 में लिखा है, बिकॉज जो रॉन्ग है वो रॉन्ग ही होगा। सो जब एग्जाम में हेवीली लोडेड टेक्निकल लैंग्वेजेस आती हैं, ओहो, जैसे कोई क्वेश्चन आया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1971, या तुम्हें नहीं भी पता 71 है, ये मत सोचो, ये सोचो कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, घबराया मत करो। सो आंसर, मेरे को इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं, बिकॉज ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था। बेलेबल ऑफेंस में तुम्हें राइट होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में तुम्हें सेटिस्फाई करना पड़ता है टू द कोर्ट। ग्रेट, आगे चलते हैं। अरे मार्क्स बताओ पहले, ऐसे थोड़ा ना आगे। 3 में से कितने क्वेश्चंस तुम्हारे करेक्ट हुए? बहुत ही बढ़िया। तो +1 फॉर करेक्ट आंसर है, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर है, 0 इफ यू लेफ्ट इट अनअटेम्प्टेड। फेयर इनफ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट असर्टेड बाय द नवतेज सिंह जौहर केस? अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। पहले मैं तुम्हें चॉइसेस दे देता हूँ, तुम सोचते रहो। राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन, राइट टू डाई, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, एंड राइट टू लाइवलीहुड। बहुत ही बढ़िया। तो दिमाग के साथ पूरी तरह से सोचो, पहले क्वेश्चन को सोचो, एंड देन यू हैव टू एड्रेस दिस। और मैं इसमें तुम्हें इसी मौके में मैं बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट्स पे क्वेश्चन पूछ लूँगा। टाइम स्टार्ट हो गया, 60 सेकेंड बाकी है तुम्हारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट असर्टेड बाय द नवतेज सिंह जौहर केस? Right to sexual orientation, right to die, right to marry a person of one's choice, right to livelihood. Great. Okay. अभी तो हमारे पास 35 सेकेंड्स रहते हैं।
and your time is सिर्फ 12 सेकेंड रह गए. ओके एंड योर टाइम इज अप. फटाफट आंसर दिया है. आई होप आंसर ऑफ कोर्स इज राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन. चॉइस नंबर ए इज करेक्ट. ये जो नवतेज सिंह जोहर केस है, ये सेक्शन 377 इंडियन पिनल कोड, जस्ट वॉज पॉपुलरली कॉल्ड एज द सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर, कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर, जो कि एक हेडेक हो गई थी विद रिगार्ड्स टू कि क्यों हम लोग किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को एक क्रिमिनल एक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं. सो सेक्शन 377 इसको हमने काफ़ी डिटेल में, एज आई सेड, मैं बार बार तुम्हें बोलना मुझे मजबूरी हो गई कि हमने इन क्लासेस को बार बार क्लासेस में बहुत डिटेल में किया हुआ है, बट वो मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आई हैव एनी सो कॉल्ड अदरवाइज इंटेंशन. मेरा सिर्फ इसलिए है कि देयर इज़ अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, देयर इज़ अ मेथोडोलॉजी विच विल इंश्योर कि तुम्हें जो सो कॉल्ड टफ क्वेश्चंस लग रहे हैं वो टफ नहीं होंगे. So there is required what is called as a structured methodology of preparing this exam. और नवतेज सिंह जौहर केस की जब लैंडमार्क जजमेंट मैंने पढ़ाई थी तो मैंने यही बात बोली थी. राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन चॉइस एंड डिग्निटी की बात है, वो चाहे LGBTQ कम्युनिटी की हो, इट डज नॉट मैटर until and unless it goes against any public order, public peace or whatever, वो जो reasonable restrictions है ऑफ फंडामेंटल राइट, तब तक आप किसी को भी द वर्ड लाइफ को वायोलेट नहीं कर सकते. एंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दिस नवतेज सिंह जोहर केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 377 in so far as it consists of voluntary sexual intercourse between, even if it is same sex, no problem, it will not be criminalized. Great. Question number 5. अरे ये क्वेश्चन का आंसर तुम दे दोगे. Which of the following is a right asserted by the Hadia case? Right to sexual orientation, right to die, right to marry a person of one's choice, right to livelihood. ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पहचाना सा लग रहा है. अरे ये क्वेश्चन अगर तुमने मिस कर दिया, तुम्हारे पास है 50, थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम, 45 ले लो यार, चलो कोई बात नहीं. Which of the following is the right asserted by the Hadia case? Alright. अब मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ, हादिया केस नाम का कोई केस नहीं है. ओके, हादिया केस को ऐसे लिखना चाहिए, पर वो केस ना पॉपुलर ऐसे हो जाता है और उसी वजह से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में उसको इसी एंगल पे दे देते, जैसे कोर्ट में डाल के पूछ लेंगे हादिया केस. आमतौर पे इस केस का एक्चुअली नाम है शफीन जहान वर्सेस अशोकन केम केस. तो हो सकता है हमारे यहाँ पे कोई प्योरिस्ट टाइप के हों जिनको लगे कि सर पूरा नाम लिया करो, अच्छा नहीं लगता. तो अशोकन केम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. शफीन जहान वर्सेस अशोकन केम, इसी को हादी केस बोला जाता है. अब तुम्हें आ गया कि नहीं आ गया? और तुम्हें मजाक बात बोलूँ, ये 2019 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है ना. कहाँ आया हुआ है मैं तुम्हें अभी बताऊँगा. अच्छा, तो पहले मैं आंसर दे देता हूँ, तुम्हारा टाइम हो गया है समाप्त. आंसर इज राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस. पहले आंसर देख लेते हैं, सी. ओके, तो पहले अपने आप को +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, 0 इफ यू लेफ्ट इट अनअटेम्प्टेड. ये तीनों कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं और फिर ही आंसर देंगे. सर आगे चलते हैं. सो राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस. ओके, +1 फॉर अ करेक्ट आंसर. आइए मार्क्स बताओ यार, 5 में से कितने हैं? मार्क्स बताओ, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे थोड़ा ना. ऐसे तो तुम राइट है रॉन्ग है दोनों में एक ही बात लग रहा है. सो ऐसे नहीं करना. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट असर्टेड बाय द हादिया केस. अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था. तो क्वेश्चन क्या आया था कि हादिया केस जो था, शफीन जहान वर्सेस अशोकन केम 2018 का जो केस है, उसमें राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, ये लाइन देख रही है, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस एंड राइट टू चेंज वंस फेथ, इन दोनों को आर्टिकल 21 द वर्ड चेंज वंस फेथ, इन दोनों को आर्टिकल 21 का यानी कि द वर्ड लाइफ में इंक्लूड कर लिया गया था. अब चाहे तुम ऐसे कर लो. तुम्हें क्वेश्चन आया था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस एंड राइट टू चेंज वंस फेथ. ओके, इज अ राइट विच इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 21, मतलब नंबर आया था या फिर राइट टू वर्शिप, ऐसे नेम आया था.
और मोस्ट पीपल इसमें दे दे गॉट स्टक। क्यों भाई, क्यों हुआ? बिकॉज जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की ये अपनी ऑब्जर्वेशन थी इन द हादिया केस कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस और राइट टू चेंज वंस फेथ एक्चुअली आर्टिकल 21 का ही पार्ट है, लाइफ का पार्ट है। तुम इसमें मैं तुम्हें मना भी नहीं कर रहा हूँ, यू आर फ्री टू टेक ऑल द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑल द काइंड ऑफ गेस वर्क, लेकिन इसीलिए द लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तुम्हें मालूम होने चाहिए। सो लोगों ने तब भी आर्टिकल 25 राइट टू पता नहीं क्या क्या जो मर्जी जो दिल में आया उसको एक्सेप्ट कर लिया था। दैट इज बिकॉज उसमें फेथ आया था, फेथ। तो देखो अब क्या होता है, जिसको जितना पता है उतना ही बोलेगा ना। अब देखा जाए तो जो जिन्होंने उस टाइम आर्टिकल 25 सोच लिया था कि राइट टू चेंज वंस फेथ इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 25, वो भी गलत नहीं है। क्यों? अब क्या कर सकते हैं जब उसमें बोला हुआ है बिलीव फेथ एंड वर्शिप, आर्टिकल 25 कि यू कैन फ्रीली प्रोफेस प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस वंस ओन रिलीजन। बिलीव फेथ, फेथ तो आदमी तो भैया उतना ही रिलेट करेगा ना। तो द एंटायर फन इज कि देयर इज अ वे, ओके, जिससे कि आप सारी कंफ्यूजन को ऐसा क्रॉस करते हुए इस एग्जाम को क्रॉस कर सकते हो। आई एम intending to give my friends, my learners, 24 karat rock solid preparation. This will give you a realistic chance of cracking this exam. Question number 6. Which of the following is a right asserted by Olga Tellis case? Right to sexual orientation, right to die, right to marry a person of one's choice, right to livelihood. ये काफ़ी कठिन प्रश्न लग रहा है। काफ़ी कठिन प्रश्न इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमको आइडिया नहीं है। जैसे अगर ये तुमने क्लास में अटेंड कर लिया, इट इज़ इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE इन कैपिटल बोल्ड लेटर्स कि तुम इसमें गलती कर सको। तो 10 मिनट की डिस्कशन होती है हमारी क्लासेस में इस एक केस से रिलेटेड, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर दिस। और तुम्हारे टाइम पता है मैंने तुमको, तुम्हारे पास रह गया है 20 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट असर्टेड बाय द, अब फिर से मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये केस ऐसे नहीं आएगा। अगर प्योरिस्ट अमंग्स यू जिनको लगे ना सर पूरा नाम लिया करो, तो वही ओल्गा टेलिस से फेमस हो गया था, लेकिन उस केस का पूरा नाम है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1986 का केस है। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली दैट पार्ट। अब इसे क्या पता चला था वो मैं अभी बताता हूँ। आंसर दे दिया, हाँ आंसर इज डी, राइट टू लाइवलीहुड। तो राइट टू लाइवलीहुड भी आर्टिकल 21 से ही कंपेयर करके या फिर मोटिवेट होके ओल्गा टेलिस केस में आया था। अब ये क्वेश्चन ना जब मैं पहले से पढ़ाता था तो ऐसा लगता था ऐसे इतना ज़्यादा कौन पढ़ता है, बेटा मज़ेदार हो गया। तो अभी रिसेंटली डिमोलिशन ड्राइव इन दिल्ली के बाद सारे न्यूज़पेपर्स में, एटलीस्ट द गुड न्यूज़पेपर्स में, उसमें ह्यूज फुल पेज आर्टिकल्स आ रहे थे ऑफ ओल्गा टेलिस केस। क्यों? क्योंकि ये रिलेवेंट था। बिकॉज जो ओल्गा टेलिस केस था वो भी पेवमेंट ड्वेलर्स केस था, उसको ऐसा बोलते थे, उसको बोलते थे पेवमेंट ड्वेलर्स केस। ये केस ही फेमस हुआ था, पेवमेंट ड्वेलर्स केस। जो पेवमेंट ड्वेलर्स केस था, उस पेवमेंट ड्वेलर्स केस का मतलब होता है कि जो लोग रास्ते पे काम करते हैं, सब पटरी पे दुकानें लगा देते हैं, ये उससे रिलेटेड था। तो जब भी आपको ऐसा डिमोलिशन ऑफ शॉप्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा तो चाहते ना चाहते हुए यू विल बी सो कॉल्ड रेफरिंग टू ओल्गा टेलिस केस। सो दैट्स हाउ यू डू दिस पार्ट। अरे चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच द फॉलोइंग इज अ राइट असर्टेड बाय द अरुणा शानबाग केस। अरे यार, ये जिसको नहीं पता वो कभी न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ता। नहीं हम पढ़ते। राइट टू सेक्शुअल ओरिएंटेशन, राइट टू डाई, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस और राइट टू लाइवलीहुड। थोड़ा तो बुद्धि का भी प्रयोग कर सकते हो, और नहीं भी बुद्धि का प्रयोग करोगे तो मेक श्योर दैट यू शुड नो दीज लैंडमार्क केसेस। ये लैंडमार्क केसेस भी नहीं है यार, ये उससे बढ़कर है। दीज आर द वंस विच आर डिफाइनिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये केस, चलो ये तो केस भी ऐसे ही है, तो इस केस का नाम भी अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। ओके, सो या स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस था, बट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, बट दैट्स द केस। तो मुझे नहीं लगता ये किसी को कन्फ्यूजन होगा। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको आंसर आ जाएगा। ये है ना बेटा, यूथेनेसिया से डील कर रहा था।
द मर्सी किलिंग का कॉन्सेप्ट। राइट टू डाई से अरुणा शानबाग केस था और इस पे बहुत सारी डिस्कशन हो रही थी कि पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है, एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है, यूथेनेसिया अलाउड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर बाद में द कॉमन कॉज का केस, पी रत्नम केस, ज्ञान कौर केस। एंड अगर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं जाने क्या बात कर रहा हूँ, इतना डिफिकल्ट नहीं आता बेटा, मुझे नहीं पता सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्या आता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन बोला जाता है। तो मेरे पास एक बहुत ही सीक्रेट है, ह्यूज सीक्रेट है, क्या कि मेरी प्रिपरेशन मस्ट हैव एवरीथिंग, सब कुछ पढ़ लो। हमारा वर्ल्ड की सो कॉल्ड द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड है, कुछ लोग बोलते हैं वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम। तो यार जब तुम IAS ऑफिसर बनने वाले हो, मजाक है क्या, IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हो, माइट एज वेल इतना हार्ड वर्क करो कि सब कुछ ही पढ़ लो, फिर एटलीस्ट द कंफ्यूजन फैक्टर की कहानी खत्म हो जाएगी। सो राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन, राइट टू डाई, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, राइट टू लाइवलीहुड, मैंने सारी बता दी है। तो अगर तुम इसको ऑब्जर्वेशन करोगे तो थोड़ा बहुत कर ही लो, रिकैप ही कर लो, हाँ रिकैप करने में ज़्यादा फायदा है। सो राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यस, तो ये हम लोगों ने कर लिया था। तो नवतेज सिंह जौहर केस ऐसे याद कर सकते हो। राइट टू डाई हमने अरुणा शानबाग केस देख लिया। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, या फिर राइट टू चेंज वंस फेथ, ये दोनों के दोनों, चेंज वंस फेथ, ये दोनों के दोनों एक ही केस में से आया, हादिया केस, जिसे शफीन जान वर्सेस अशोकन केम केस बोलते हैं। राइट टू लाइवलीहुड ओल्गा टेलिस केस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो इसी बहाने से दोनों काम हो गए, एक रिवीजन का रिवीजन हो गया, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ था वो लोग एक्चुअली इसको जान भी गए। ओहो, बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लेन्ड बाय द टर्म ऑथ्रेफॉइस एक्विट एंड ऑथ्रेफॉइस कॉन्विक्ट? no double jeopardy, no ex post facto law, no retrospective application of criminal law, और none of the above। ये क्वेश्चन टफ होते हुए भी मैंने इसकी चॉइसेस इस तरह से दी है कि ये बहुत ही सिंपल हो गया होगा, और मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है कि तुमको याद हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लेन्ड बाय द टर्म ऑथ्रेफॉइस एक्विट एंड ऑथ्रेफॉइस कॉन्विक्ट? मैं फिर बोलता हूँ, जिन लोगों को ये टॉपिक आते हैं उनके लिए ये बहुत ईजी होता है। जब मैं पढ़ा चुका होता हूँ, क्योंकि मैं इतना डिटेल में इसको पढ़ाता हूँ, तब ये बहुत ईजी हो जाता है। और इट इज़ एन ऑल और नन फिनोमिनन। और अगर नहीं आता तो भाई नहीं आता, फिर तुम गेस वर्क के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, और गेस वर्क सिविल सर्विसेज में बहुत भारी पड़ता है। सो तुम्हारे पास बचे हैं 20 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, एंड लेट अस होपफुली आंसर दिस पार्ट। और your time is up. Answer here is A। बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों ने आंसर दिया है मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन इजी नहीं था। ऑथ्रेफॉइस एक्विट और ऑथ्रेफॉइस कन्विक्ट इज एन एक्सप्लेनेशन इज इफ वंस यू आर एक्विटेड और वंस यू आर कन्विक्टेड you cannot be convicted again. In other words, there will be no double jeopardy. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कमिंग आउट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये भी आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 में से ही आया है। लेकिन मज़ेदार बात ये था कि मैंने देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन पूछा मैंने। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ही ये होता है नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो मैंने एक तरह से तुम्हें मौका दे दिया था बी और सी को बड़े आराम से एलिमिनेट कर देने का, ताकि अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो भी तो चले जाता है। तो ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ है आंसर यहाँ पर, ठीक है। हैविंग सेड सो, मैं ये जिन लोगों को ये टॉपिक्स नहीं आते, प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स ऑफ आर्टिकल 20, 21, 22 ज़रूर पढ़ लो। दे विल एंड दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ आस्किंग दीज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड by Article 20 of the Constitution? No double jeopardy, no ex post facto law, no retrospective application of criminal law, और all of the above। फटाफट आंसर दो, नोटबुक में भी आंसर दे सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी आंसर दे सकते हो, दोनों ही अलाउड है। Which of the following is protected by Article 20 of the Constitution? No double jeopardy, no ex post facto law, no retrospective application of criminal law, and all of the above। Great, 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 great। ऑलराइट, अब तुम्हें वो राज की बात पता चलेगी
जो राज ज़्यादातर लोगों को 1 2 3 4, कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4, कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी, या कभी 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 भी नहीं, के अटेम्प्ट्स के बाद पता चलता है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ये जो ये जो तरीका किया जाता है ना, ये डराने के लिए किया जाता है। सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि तुम्हें आर्टिकल 20 मालूम है या नहीं आ रहा, ये नहीं पूछ रहे। वो ही पूछ रहे कि तुम्हें सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैं जब पढ़ाता हूँ, नाउ देयर इज़ अ रीज़न, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं आर्टिकल्स के साथ पढ़ाता हूँ, बट उसका एक रीज़न है, उसका ये रीज़न है, इससे वो इस्टेब्लिश हो जाता है तुम्हारे ब्रेन में, सब डिविजन्स हो जाता है कि यार ये आर्टिकल हो गया, ये उसका कॉन्सेप्ट है, ये आर्टिकल हो गया, ये उसका कॉन्सेप्ट है। Having said so, it is not required and it is of no requirement whatsoever कि तुम्हें आर्टिकल्स याद हो, लेकिन तुम्हें ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर इज डी। मतलब मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा दिया था। पहले मार्क्स बता दो फटाफट। तो 9 में से अभी तक तुम्हारे क्वेश्चंस कितने आए हुए हैं, कितने मार्क्स आ गए? कंसिडरिंग +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0 इफ यू लेफ्ट इट अनअटेम्प्टेड। तो पहले इसको देखो, ये सेम ही चीज़ थी। मैंने तुम्हें बताया था ये आर्टिकल 20 में से आया हुआ है, ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 में से आया, ये भी 20 सब क्लॉज 1 में से आया। बात यहाँ पर है ही नहीं। बात यहाँ पर सिर्फ ये था, जब तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ऐसे आर्टिकल ना भी आए, वो एक्चुअली एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है? एग्जामिनर पूछना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, और विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज प्रोटेक्टेड, और विच ऑफ द राइट्स आर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें नो डबल जेओपार्डी, नो एक्सपोज फैक्टर लॉ, नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, और ये तीनों ये सब्जेक्ट आने की बात है, नंबर तुम्हें मालूम हो या ना मालूम हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कैसे देना होता है एग्जाम। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड बाय द 5th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ये कमाल है। अब हम अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। बेटा मज़ेदार बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो हमने अलग अलग कंट्री से लिए, और हम लोग 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, बट वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द गुड्स एंड द बैड्स एंड द मिस्टेक्स एंड द सक्सेसेस ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द एंशिएंट टाइम्स। ओके, हमने शरीयत लॉ से भी सीखा, एंशिएंट इंडियन लॉ से भी सीखा, हमने सब जगह से, रशिया से सीखा, साउथ अफ्रीका से सीखा, ऑस्ट्रेलिया से सीखा। बहुत सारे लोग इसको इल्ज़ाम देते हैं इट इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, बट नो, बाबा साहेब इज द ग्रेटेस्ट जीनियस बॉर्न। He made sure he got the same good points from the various parts of the constitutions of various parts of the world, and then tweaked it, adjusted it according to Indian ethos, Indian society, Indian requirements. इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन तो बाबा साहब की खुद की स्टेटमेंट थी that I have ransacked the constitutions of the world for the advantages we given to India. तो आंसर क्या है? नो डबल जेओपार्डी, नो एक्सपोज फैक्टर लॉ, नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन। सो इसको ऐसे भी बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड। ओके, तो मैंने फिर बोला है लैंग्वेज को ज़्यादा मत, इस टाइम पर तवज्जो दो, मेरा लैंग्वेज पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, इस टाइम पे कॉन्सेप्ट था रिविजन का। So which of the following is protected by the 5th Amendment of the Constitution of USA? No double jeopardy, no exposed factor law. Or for the last answer, the answer is D. ओह, ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका था, लेकिन तुम लोग कंफ्यूज हो गए। तो देखो मैंने तुम्हें यहाँ बताया था, देखो कहाँ मैंने बताया था, मैंने तुम्हें बताया था कि अमेरिका में भी ये कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, लेकिन हमारे यहाँ पर राइट टू रिमेन साइलेंट, ये मैंने क्वेश्चन आ गया था तो ये जो राइट टू रिमेन साइलेंट का कॉन्सेप्ट है, ओके, ये राइट टू रिमेन साइलेंट अमेरिका में भी है, लेकिन उसको वहाँ पर 5th अमेंडमेंट बोलते हैं, यहीं पर उसको आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 बोलते हैं, और उसका मतलब थोड़ा बहुत ऑब्वियस डिफरेंट है, बट द एस्पेक्ट इज that we have the right to protect ourselves from self-incrimination. 20 सब क्लॉज 3 में लिखा है no person shall be compelled to be a witness against himself. जिन लोगों ने आंसर दिया है मुझे बड़ी खुशी हुई है, अपने 10 में से आंसर शेयर करो, और इस तरह से मैं मंथ एंड पर तुम्हारे साथ अचानक सरप्राइज में कौन सा टॉपिक मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, मैं कभी भी कोई भी इस तरह का 10 क्वेश्चंस ले आऊँगा
and I will ask you to answer these very well. So I hope you have enjoyed this. So, a small announcement, we are launching optional carnival at Unacademy, and we are also launching UPSC CSE batches, which is very very important. और 27th to 30th of June को कृपा करके मिस मत कीजिए, बिकॉज जो भी तुम्हें पैसे बचाने हैं वो अभी बचाए जा सकते हैं. यूज़ द कोड SIDLIVE, SIDLIVE, SIDLIVE कोड यूज़ कीजिए एंड यू विल गेट एन इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट. ऐसे मौके जाने नहीं होते. Okay, make sure that you use the code SETLIVE, and I'll be very very happy to teach you. So you're a wise gang of students, my friends. Take a wise decision. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, thank you, God bless, thank you, and Jai Hind. If you like this video, kindly like, share and subscribe.